क्लास। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन इन डेप्थ डिटेल से पढ़ने लगे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ माइक्रोस्कोपी मेथड्स डिस्कस करेंगे और सीविंग मेथड्स डिस्कस करेंगे। सेडिमेंटेशन मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको इन डेप्थ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स और सीविंग टेक्निक्स, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स हैं फॉर द पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह जो कमिंग वीडियोज़ है इसके अंदर हम पार्टिकल वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, सरफेस एरिया को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, इसकी भी ब्रीफ जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी। सो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपी। ये सामने कुछ रेंजेस आपके लिखी हुई हैं कि इस रेंज के अंदर पार्टिकल साइज़ जो है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपी जो टेक्निक है इसके अंदर 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सीविंग जो है बड़े साइज़ के पार्टिकल्स 40 से 9500 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं। सेडिमेंटेशन में लोअर लिमिट जो है वो और कम है, 0.08 से स्टार्ट होती है लोअर लिमिट और 300 माइक्रोन तक जो है वो आप सेडिमेंटेशन टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये किताब जो है मार्टिन से ही लिया गया है। तो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उनकी पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन रेंजेस जो है यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। सो इसमें आप इन सब के अंदर जो देख सकते हैं कि सीविंग जो है वो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स जो है कॉमनली उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है। माइक्रोस्कोपी के अंदर दो तरह की हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर बात कर लें तो वो लोअर लिमिट बहुत कम हो जाती है, नैनोमीटर से स्टार्ट हो जाती है और अप टू 1 माइक्रोन तक जो है उसकी लिमिट जा रही है। सेडिमेंटेशन के अंदर हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे आगे। एक जो कॉमन यूज़ होने वाला है वो एंडरसन पिपेट मेथड है। उसकी रेंज देखें आप, ये 1.12 माइक्रोन से स्टार्ट होके अप टू ये कोई तकरीबन 500 माइक्रोन तक जो है चली आती है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए भी आप पार्टिकल साइज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसकी रेंज जो है फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो इससे कैलकुलेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोपी मेथड क्या होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक है क्या? एज़ यू नो माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं इस तरीके का सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको यूज़ करते हुए आपको पार्टिकल्स जो हैं वो विजुलाइज हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप एक मीटर यूज़ करते हैं और उस मीटर के अंदर जो है वो ग्रिड लाइंस लगी होती हैं जिससे आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टिकल की लेंथ और ब्रेथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन मसला क्या है, आपको पार्टिकल्स काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 300 टू 500 पार्टिकल्स जो हैं वो आपको काउंट करने पड़ेंगे और हर पार्टिकल का लेंथ और ब्रेथ जो है वो आपको मैनुअली जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये इसका एक आप कह सकते हैं ड्रॉबैक भी है। और एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर नॉट फ्यूअर देन 200 पार्टिकल्स आपने अगर काउंट किए हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं खिलाई जाएगी। सो एटलीस्ट 200 पार्टिकल्स जो है वो आपने काउंट करने हैं, उनकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब अगेन पार्टिकल्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल हैं, तो इसमें आप तो खाली 2 डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। आप उसकी डेप्थ जो है, थिकनेस मेजर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसका ये ड्रॉबैक भी है। और एटलीस्ट 200 पार्टिकल्स जो है वो आपने काउंट करने हैं और मैनुअली काउंट करने हैं, तो फिर इसका ये भी एक ड्रॉबैक आ जाता है कि इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी आ जाती है। एक बंदे ने किया, दूसरे बंदे ने किया, तो उनकी जो रिज़ल्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो फ़र्क आ सकता है, ठीक है। और करने का मेथड क्या है, मेथड परफॉर्म करने का ये है कि आपको डाइल्यूट सस्पेंशन बनानी पड़ती है पाउडर की, तभी आप जो है वो उस सस्पेंशन को एक स्लाइड के ऊपर जो है वो डालेंगे, उसको माउंट करेंगे स्लाइड के ऊपर, ठीक है। आई पीस जो है वो फिट हुआ होता है माइक्रोमीटर के साथ। ये माइक्रोमीटर जो होता है ये ग्रिड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सेकंड में आपको अभी दिखाता हूँ ये किस तरह का होता है माइक्रोमीटर। तो इस तरीके का ये माइक्रोस्कोप ऑकुलर आई पीस माइक्रोमीटर होता है। इस तरीके का ये देखें, ये सर्कुलर सा इसके अंदर आप ऐड कर देते हैं और जब आप आई पीस से देखेंगे तो इस तरीके के आपको ये लाइंस नज़र आएंगी। इसके ऊपर आप मेजर कर लेंगे अपना पार्टिकल जो है उसकी
लेंथ कर लेंगे मैयर, फिर इसको टिल्ट करके जो है वो आप उसकी विड्थ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सर्कल जो है स्फेयर है उसका आप डायमीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहें तो ये कैमरा फिट कर दें। ये सिंपल माइक्रोस्कोप विद कैमरा है, ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है। कैमरा जो है वो आपके ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से काउंट करने में और देखने में भी आसानी होगी। अगर आप आईपीस से नहीं देखना चाहते या थोड़ा आसान करना चाहते हैं प्रोसेस, तो आप इस तरीके से इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जो भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले आपने क्या करना है, स्लाइड बनानी है, स्लाइड को माउंट करना है। माउंट करने के बाद माइक्रोमीटर के अंदर से इसको चेक करना है आईपीस के अंदर या फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद आप उसकी या तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो आप उसकी तस्वीर खींच लें। तस्वीर खींचने के बाद क्या होगा कि आप उसको आराम से इजीली काउंट भी कर सकते हैं और इसको आप मैयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की बीम्स यूज़ करते हैं जो कि पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उनको विजुलाइज करवाती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स अप टू नैनोमीटर स्केल के अंदर भी हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इसके अंदर बीम्स होती हैं इलेक्ट्रॉन की, वो स्कैन करती हैं पार्टिकल को और हर पार्टिकल के ऊपर जो है वो टकराती हैं और फिर उसके बाद उसकी इमेज दिखाती हैं। ये बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर, पार्टिकल का स्ट्रक्चर और सरफेस और उसकी मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए बड़ा अच्छी टेक्निक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ख़ास तौर पे नैनो फार्मूलेशंस के अंदर। सो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन का अगर आप वैसे कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्सपेरिमेंट दिया जाए तो आप परफॉर्म करेंगे, आप क्या करेंगे, पार्टिकल्स को काउंट करेंगे, फिर उनकी आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डिफरेंट साइज़ रेंजेस आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ साइज़ रेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं इस कॉलम में। फिर आप इसकी एक एवरेज ले लेंगे इस साइज़ रेंजेस की। फिर हर ग्रुप के अंदर आप काउंट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। फिर आपने क्या करना है, मिडिल वैल्यू को नंबर ऑफ़ पार्टिकल के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है, n को d से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसको आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे nd को और डिवाइड कर देंगे इस टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल के साथ, पार्टिकल ग्रुप के साथ जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज पार्टिकल डायमीटर आ जाएगा। तो ये इसी तरीके की कैलकुलेशन है जो हम करेंगे सीविंग के अंदर, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी और वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको दिखाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये असल में कैलकुलेशन होती क्या है। ये लैब में परफॉर्म कुछ ग्रुप्स ने कर ली है, कुछ ने करनी है, तो जिन्होंने करनी है ये वो परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से हम एवरेज मीन पार्टिकल साइज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रही है वैल्यू, ये है अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर पार्टिकल्स को काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को काउंट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टिकल साइज़ जो आप डिटरमाइन करते हैं वो आप उसको वेट फ्रैक्शन के तौर पे भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ भी जो है वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ वेट के हिसाब से आपने फाइंड आउट नहीं कर रहे मीन पार्टिकल साइज़, आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर ग्रुप के तरीके से आप जो है वो इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ डायमीटर्स हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स के 3 तरीके के डायमीटर्स जो हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। मार्टिन डायमीटर है, फेरेट डायमीटर है और प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर है। व्हाट आर दीज, ये हम अभी इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मार्टिन डायमीटर। मार्टिन डायमीटर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप ये लाइन देखें, ये सर्कल के दरमियान में ये एक आपका एक तो पहले ये इमेज आपको बता देता हूँ है क्या। आपका ये इर्रेगुलर पार्टिकल ये आपकी इमेज नज़र आ रही है। इसके 3 आपको कोने नज़र आ रहे हैं, एक ये पोर्शन है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये आपका असल में पार्टिकल है जो कि आपको नज़र आ रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब इस पार्टिकल को इसके 3 तरीके के डायमीटर जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ मार्टिन डायमीटर। मार्टिन डायमीटर क्या है कि आपने इस इमेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये जो
इर्रेगुलर शेप है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। उसको दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक लाइन ये ड्रॉ करनी है आपने, ये वायर जो लाइन है, ठीक है। अब ये वाई लाइन क्या करेगी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी, इक्वल, तकरीबन इक्वल हिस्सों में आप डिवाइड कर देगी। आप इस लाइन को चाहें तो आप यूँ हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको यूँ वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है, ये एक लाइन है जो कि आपकी इसको डिवाइड कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये लाइन है, दिस इज द लाइन which bisects the particle image into two equal halves. अब मार्टिन डायमीटर क्या है? मार्टिन डायमीटर इस लाइन का वो हिस्सा जो पार्टिकल के एक एंड से शुरू होके दूसरे एंड तक जा रहा है, यानी कि एक एंड से क्रॉस करके और दूसरे एंड को जो वो छू रहा है, इस डायमीटर को हम कहेंगे मार्टिन डायमीटर। वंस अगेन आपका इरेगुलर इमेज है, इसको आपने डिवाइड किया दो इक्वल पार्ट्स में बाय ड्राइंग अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स द पार्टिकल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये लाइन जो है वो आप हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हैं, वर्टिकल भी खींच सकते हैं, और फिर उसके अंदर आपने चेक करना है कि एक पोर्शन से कनेक्ट हो रहा है और दूसरे पोर्शन से जो कनेक्ट हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये इसका कहलाएगा मार्टिन डायमीटर। एक चीज़ जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लाइन अगर आपने एक दफ़ा ये वर्टिकल ड्रॉ कर दी है तो तमाम पार्टिकल्स के लिए ये लाइन जो है वो वर्टिकल ही कंसीडर की जाएगी। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इमेजिनरी लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर तमाम पार्टिकल्स के अंदर फिर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ही जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। तो एक ही लाइन होगी और उसी के अगेंस्ट आपने सारे पार्टिकल्स का मार्टिन डायमीटर जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो मार्टिन डायमीटर इज द लेंथ ऑफ अ लाइन that bisects the particle image into two equal halves. It is the length of the line. इस लाइन यानी कि जो डायमीटर है, ये वाला लाइन, ये जो डिस्टेंस है, that bisects the particle into two equal halves. The line can be drawn in any direction but must be kept in the same direction for all the particles measured. जैसे मैंने भी आपको बताया। तो ये हो गया मार्टिन डायमीटर। Now what is Farrett's diameter? फेरेट्स डायमीटर ये कहता है कि आपका ये इर्रेगुलर पार्टिकल है, इस इर्रेगुलर पार्टिकल के दो एजेस ले लिया, एक ये एज ले लिया और एक ये एज ले लिया। इस एज के ऊपर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि बिल्कुल एक पॉइंट पे जो है टच कर रही होती है। तो आप क्या करें, इस कर्व सरफेस के ऊपर यहाँ जो है एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इन दो टेंजेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस diameter will be called Farrett's diameter. So what is Farrett's diameter? It is the distance between the two tangents on opposite side of the particle. Opposite side of the particle के दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है। अब सेम साइड पे हम जो है वो टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, ऑपोजिट साइड पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू सम फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो ये जो है वो पैरेलल होगी, ये पैरेलल टेंजेंट होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये पैरेलल डायरेक्शन में आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। When viewing the 2D particle image under the microscope, we imagine two parallel tangents, one on each side of the particle outline. ये जो चीज़ है, ये वाला पोर्शन, ये फेरेट्स डायमीटर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। आपने क्या किया, दो टेंजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल जो है वो ड्रॉ कर लिए। We then measure the perpendicular distance between these two tangent lines. इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये कहलाएगा फेरेट्स डायमीटर। तो ये था मार्टिन डायमीटर, जो कि एक सेंट्रल लाइन जो इक्वली डिवाइड कर रही है उसका डिस्टेंस, और टेंजेंट के दरमियान पैरेलल टेंजेंट आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किए हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा फेरेट्स डायमीटर। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर? इस प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर के बारे में पहले भी आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। वो ये है कि जब आप लाइट फॉल करते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर तो 3D इमेज, जो 3D पार्टिकल होता है उसका 2 डायमेंशनल इमेज बनता है। तो ये जो डायमीटर है प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, ये आपका इर्रेगुलर पार्टिकल है। इस इर्रेगुलर पार्टिकल के ऊपर जब आपने लाइट डाली तो ये पीछे जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये सर्कल उसका एक इमेज है। इस इमेज का जो है वो डायमीटर क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया
diameter. So projected area diameter is the diameter of a circle with the same area as that of the particle observed. यानी कि इसका एरिया, ये जो सर्कल का एरिया है ये किसके बराबर है, ये आपके इर्रेगुलर पार्टिकल के सरफेस एरिया के बराबर है. ये क्यों बराबर है, बिकॉज ये उसका शेडो है. आपने इसके ऊपर लाइट फॉल की है और उसकी लाइट का इमेज जो है वो नीचे बन रहा है. तो सर्कल का आप क्या करेंगे, डायमीटर जो है फाइंड आउट करेंगे. इसका जो डायमीटर है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करता हूँ. जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, ये लाइन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ थोड़ी सी नीचे ऐड की है. ये लाइन जो है पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई थी. इट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेम एरिया एज दैट ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द पार्टिकल रेस्ट. असल में इसका मतलब क्या है, पार्टिकल ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू द सरफेस. असल में इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो आपने एक रखा हुआ है और वो इसके आपकी सरफेस के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है. लेट्स से यहाँ से आपको दिखाता हूँ, एक ये पार्टिकल है. ये पार्टिकल, ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ना, ये ऊपर से नज़र आ रही है. आप ये माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, आई पीस से देख रहे हैं, और नीचे आपको ये इर्रेगुलर पार्टिकल नज़र आ रहा है और उस इर्रेगुलर पार्टिकल के नीचे आपको इसका इमेज नज़र आ रहा है. तो ये जो आपका पार्टिकल है, इर्रेगुलर पार्टिकल, ये इस सर्कल के परपेंडिकुलर जो है ये ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, ऊपर आपको जो है ये इमेज जो है शो हो रहा है. ठीक है, सो पार्टिकल ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब क्या है, व्हेन यू व्यू द पार्टिकल फ्रॉम डायरेक्टली अबव एज इट रेस्ट फ्लैट ऑन द सरफेस अंडर द माइक्रोस्कोप. जस्ट इमेजिन कि आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आपको ऊपर एक इर्रेगुलर पार्टिकल है और उसके नीचे जो है वो फ्लैट सरफेस है. उस फ्लैट सरफेस के ऊपर जो है वो 2D जो है वो इमेज बन रहा है. ठीक है, तो 3D पार्टिकल का 2D इमेज बन रहा है और उस 2 डायमेंशनल जो इमेज है उसका टोटल एरिया हम चेक कर रहे हैं कि उसने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है. वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं उस सर्कल का डायमीटर. दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट्स. आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आपको फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ. लेकिन सिंपल आसान तरीका ये है कि आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं पार्टिकल, ये एक रेगुलर पार्टिकल है ऊपर रखा हुआ है. एक ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के ऊपर जो है एक पार्टिकल रखा हुआ है. जब आप लाइट डालेंगे तो एक सर्कल बनेगा, पीछे एक इमेज बनेगी, शेडो बनेगा उसका. उस शेडो का अगर आप सर्कल उसमें से लेके और उसका डायमीटर चेक कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर कहलाएगा. और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. They have been developed to remove the necessity of measuring the particles by visual observation. So electronic scanners with sensors, computed sensors ये यूज़ किए जाते हैं ताकि मैनुअली करते हुए जो कोई प्रॉब्लम आए या वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट ना आए, उसको इरेडिकेट करने के लिए हम स्कैनर्स जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ लिखे हुए हैं माइक्रोस्कोपी के. सबसे पहले बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द पार्टिकल इससे आपको मिल जाती है. तो आपको बाकी मेथड से पार्टिकल साइज़ का तो पता चल जाता है, लेकिन शेप कैसी है, सरफेस कैसी है, आपको देखने में नज़र आते हैं पार्टिकल. शेप के बारे में पता चल जाता है, उसके बारे में आप अमाउंट ऑफ सैम्पल के बारे में आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के सैम्पल हैं, सफिशेंट सैम्पल है नहीं है. फिर बाकी आपको ये भी पता चल जाता है कि पार्टिकल्स के दरमियान एग्लूमरेट्स तो नहीं हुए हुए, इकट्ठे तो नहीं हुए हुए, पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर तो नहीं चढ़े हुए. अलग-अलग आप उसको क्या करते हैं, इनकी तस्वीरें खींचते हैं, फ़ोटो माइक्रोग्राफ्स आप खींचते हैं इनकी, और फिर उसकी पार्टिकल साइज़ जो है वो आप एनालिसिस करते हैं. सो अगर एग्लूमरेट्स हैं तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे, आप अलग-अलग पार्टिकल्स की वैल्यूज़ जो है वो काउंट करेंगे. ऑन दी अदर हैंड अगर हम सीविंग की बात करें तो सीविंग के अंदर आपने एग्लूमरेट्स जो है वो पास करते हैं सीव के अंदर, और सीव से फिर पार्टिकल साइज़ जो है वो डिटरमाइन होता है. तो उसमें एग्लूमरेट हो सकता है आपके पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो ऊपर नीचे जो है वो कर लें, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है. आप ख़ुद से उसको विजुलाइज़ करते हैं और ख़ुद सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो एग्लूमरेट्स के अंदर एक पार्टिकल्स, खाली ज़रूरी नहीं एक पार्टिकल हो, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से पार्टिकल एवरेज पार्टिकल साइज़ जो है वो सही नहीं आता. इनएक्सपेंसिव
रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड है, माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं और उसकी तस्वीर खींच सकते हैं, उसका रिकॉर्ड आप सेव कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ खींच के बाद में आप उसको मेजर करते रहें, ठीक है। सो एक तरह का एविडेंस भी आ जाता है आपके पास। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक जैसे आपको साथ साथ भी बताया कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसके अंदर बैड इंटरप्रिटेशन हो सकती है, बायसनेस आ सकती है। अगर आपने सैंपल खुद बनाया है और आप उसको चेक कर रहे हैं खुद ही, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो पार्टिकल साइज़ जो है आपको जो वैल्यूज़ आप निकालेंगे वो ऑब्वियस ही बात है वो अच्छी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो बायसनेस भी आ सकती है इसके अंदर, क्योंकि जो कैलकुलेट करने वाला जो है वो बंदा ही है, वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन एरर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि 200 से 300 पार्टिकल जो है वो आपने इसको मेजर करने हैं, काउंट करने हैं, एटलीस्ट 200 पार्टिकल्स जो है वो आपने काउंट करना है और उसका ये डायमीटर आपने ये चेक करना है। सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ टीडियस, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी है। नंबर ऑफ़ मेजरमेंट मस्ट बी लार्ज इनफ, यानी कि एटलीस्ट 200 पार्टिकल्स होने चाहिए। 10-50 पार्टिकल्स को कैलकुलेट करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका पार्टिकल जो है एवरेज पार्टिकल साइज जो है वो सही आया नहीं आया। डायमीटर इज़ obtained फ्रॉम ओनली 2 डायमेंशन, ये भी मसला है, जैसे कि प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर के बारे में बात की, या मार्टिन या फेरेट डायमीटर है, तो ये सारे 2D इमेजेस को लेते हुए पार्टिकल की डिटेल वो बता रहे हैं और इसके अंदर कोई भी थिकनेस या डेप्थ के बारे में जो है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे। तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और ये हमने पहले बताया कि पार्टिकल को विजुलाइज करने से पहले हमने डाइल्यूट उसकी सस्पेंशन बनाई थी। तो कंसनट्रेटेड सस्पेंशन जो हैं, कंसनट्रेटेड अगर आपके पास पार्टिकल्स हों तो आपको इस तरह नज़र नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है। आपको इस अगर इस जगह बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हों तो फिर आपको वो कैलकुलेशन में इस स्केल के ऊपर मेजरमेंट करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आपने करना क्या है, इसको सबसे पहले हम इसकी एक वो बनाते हैं, डाइल्यूट सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड सस्पेंशन के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं। नाउ जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है, आपकी इंडस्ट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इट इज़ मोस्ट यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी कह सकते हैं, it is sieving method. So what is actually sieving method of particle size determination? इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले फ़र्क पता होना चाहिए सीव नंबर या मैश नंबर। ये मैश नंबर को हम कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीव नंबर, ठीक है। सो सीव नंबर या मैश नंबर और सीव ओपनिंग को हम लिख सकते हैं सीव साइज, ठीक है। So what is the difference between sieve number and sieve size or mesh number and sieve opening? ठीक है, the sieve number is actually the number of openings per linear inch of screen. ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं तस्वीरें, ये छानियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें कहा जाता है स्क्रीन। ये इसके अंदर जो जाली है इसको कहते हैं स्क्रीन। इस पूरे इस अपरेटस को, एक जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सीव, ठीक है। सीव का एक सीव नंबर होता है। सीव नंबर क्या होता है? सीव नंबर यह होता है कि इस स्क्रीन के अंदर 1 इंच के अंदर, 1 लीनियर इंच के अंदर कितने नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस 1 इंच के अंदर, इस इंच के अंदर मैं देखता हूँ कि कितने सुराख हैं, या मैं इस हॉरिजॉन्टल इंच के अंदर देखता हूँ, किसी भी एक डायरेक्शन में, मैं एक डायरेक्शन में 1 इंच में लेता हूँ मीटर, 1 इंच जो है वो मैं डिस्टेंस लेता हूँ और उसके अंदर मैं ये चेक करता हूँ कि कितने नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं। जितने नंबर ऑफ होल्स 1 इंच के अंदर होंगे वो उसका कहलाएगा सीव नंबर। तो यहाँ आपके सामने एग्जांपल दिखाता हूँ। सीव नंबर या मैश नंबर अगर 4 है तो इसका ये मतलब है कि 1 इंच में 4 ओपनिंग्स हैं। अगर 50 है तो 1 इंच में 50 सुराख हैं। अगर ये 400 है तो इसका मतलब है कि 1 इंच में 400 जो है वो उसके अंदर ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं, ठीक है। सो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सीव नंबर बढ़ता रहे तो उसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज़्यादा होते रहेंगे।
अगर 1 इंच में एक जगह 4 होल्स हैं तो एक होल का साइज़ क्या होगा? एक होल का साइज़ होगा, यहाँ लिखा हुआ है 0.185 इंचेस, ठीक है। अगर सीव नंबर 2 है, सीव नंबर 2 है, तो 1 इंच के अंदर कितने सुराख हैं? 2 सुराख हैं। और एक सुराख कितना बड़ा है? वो है 9.5 मिलीमीटर, ठीक है। अगर 1 इंच के अंदर आपने कर लिए 40 सुराख, तो फिर कितना होगा? एक सुराख जो है उसका साइज़ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 425 माइक्रोमीटर। कितना कम हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि सीव नंबर जैसे जैसे बढ़ता रहता है, सीव साइज जो है वो कम होता रहता है, ठीक है। सीव नंबर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा या मैश नंबर जैसे बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, तो सीव साइज क्या होगा? वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो सीव साइज क्या है? सीव साइज है एक ओपनिंग, एक जो सुराख है इस सीव का, इस मैश का जो एक ओपनिंग है उसका साइज क्या है, उसकी एक्चुअल ओपनिंग क्या है, ठीक है। ये सीव साइज है, ये हम इंच में भी कर सकते हैं कैलकुलेट, इसको हम मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, इसको बहुत छोटा साइज हो तो हम माइक्रोमीटर के अंदर भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं सीव साइज को, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स इस तरीके से होता है। हम क्या करते हैं, इन सारों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। इस रखने को कहते हैं स्टैकिंग। हम स्टैक कर देते हैं सीव को एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो सीविंग मेथड क्या है? सीविंग मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज, वाइडली यूज मेथड है पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए। हमारे पास और ये जो सीव हैं इनके ये साइजेस जो होते हैं ना, स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। सीव नंबर 20 का, 40 का, 60, 80, 100, इन सारों के जो साइजेस हैं, इनकी जो मैश ओपनिंग है, सीव ओपनिंग साइजेस हैं, वो स्टैंडर्ड हैं, वो सेम रहेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, हम इनको स्टैक करते हैं। स्टैक करने के बाद इस नेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सीज, ये ढेर सारी इस जो है ग्रुप के ऊपर हम पाउडर डाल देते हैं वो अपना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे ऊपर जो साइज़ होगा वो लार्ज होगा। जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे तो पोर साइज़, अच्छा, सीव साइज़ को हम पोर साइज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। सीव ओपनिंग, सीव साइज़, या उसका एक जो पोर है उसके पोर का साइज़, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ साथ लिख दिए, एक ही मतलब है इसका, ठीक है। सबसे ऊपर जो पोर साइज होगा वो बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके नीचे उससे छोटा होगा। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे तो पोर साइज क्या होता जाएगा? वो स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। सीव जो है कॉमनली ये यूज़ की जाती हैं कोर्स पार्टिकल्स की ग्रेडिंग के लिए, यानी कि कोर्स पार्टिकल साइज अगर आपने मेजर करना है, बड़े साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं ये कॉमनली उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत फाइन पार्टिकल्स के लिए ये मेथड यूज़ नहीं होता। जैसे कि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि ये अप टू 9500 माइक्रोमीटर्स तक के जो पार्टिकल्स हैं उनके कैलकुलेशन के लिए, उनकी ग्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन इससे हम बहुत फाइन पार्टिकल्स भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 44 माइक्रोमीटर तक का जो पार्टिकल साइज़ है ये इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड माइक्रोस्कोपी में आपने देखा कि 0.1 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स की जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स के लिए नहीं है, लेकिन कुछ फाइन पार्टिकल्स जो है वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 44 माइक्रोमीटर का जो साइज़ होगा उसका सीव नंबर होगा 325 सीव। ये 325 सीव नंबर जो है वो आपका होगा 44 माइक्रोमीटर वाला। आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि एक ये इदारा है जो कि डिफरेंट मेजरमेंट की जो टेक्निक्स हैं और उनके जो यूनिट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज करता है। इन्हीं ने एक ये सीव्स की स्टैंडर्ड जो है वो डायमेंशन जो है वो डिफाइन की हुई हैं। लोएस्ट सीव डायमीटर जो है वो 45 माइक्रोमीटर का है, क्योंकि ज़्यादातर ये इसकी लोअर लिमिट है सीविंग मेथड के अंदर पार्टिकल साइज़ की, और हायर लिमिट जो है वो 1000 माइक्रोमीटर तक का है, ठीक है। ज़्यादातर ये डायमीटर जो हम कैलकुलेट करते हैं सीविंग के अंदर वो 45 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर कैलकुलेट होता है, ठीक है। नाउ अच्छा, ये अब कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन भी है
कि पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी के अंदर जो है वो पाउडर्स की ये क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को अभी हम नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि असल में प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपने लैब में परफॉर्म करना है, सीविंग का प्रैक्टिकल करना है, आप एवरेज पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूएसपी आपने क्या करना है, पार्टिकल्स जो आपकी सीव्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो प्लेस कर देना है। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे सीव नंबर इंक्रीज होता रहेगा और सीव साइज जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपरेटस है उसको क्लीन कर लेना है और उसको स्टैक कर लेना है। यूएसपी की भी ये गाइडलाइंस हैं कि आपने पाउडर्स जो जिनका साइज डिटरमाइन करना है उनको इस तरीके से आपने ऐड करना है कि टॉप के ऊपर जो है वो बड़े सीव नंबर हो, सॉरी स्मॉल सीव नंबर हो, और बॉटम पे जो है वो सीव नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहे, ठीक है। सो आप स्टैक कर देंगे और फिर जो मैश है वो इस तरह की होनी चाहिए कि पार्टिकल जो है वो इजीली इसमें से पास कर जाएं। इनके ये स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं और वो ये स्टैंडर्ड साइजेस ही यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इनको स्टैक करने के बाद आपने उनको शेक करना है मैकेनिकल शेकर के ज़रिए। सो लैब के अंदर हमारे पास नीचे इंडस्ट्रियल लैब के अंदर वो मौजूद है मैकेनिकल शेकर। आप मैकेनिकल शेकर के ज़रिए इसको शेक करते हैं अप टू सर्टेन टाइम के लिए, और उस टाइम के बाद आपने क्या करना होता है, इनको अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद आपने ये चेक करना है कि कितने पार्टिकल जो हैं वो हर सीव के अंदर से नीचे गिर गए और कितने नहीं गिरे, ठीक है। तो हर सीव को आपने अलहदा करना है और उसको चेक करना है उसके ऊपर वेट कितना रह गया, ठीक है। तो प्रोसीजर ये होता है कि आपने पाउडर को सबसे कोर्सेस्ट सीव क्या होगी, सबसे जिनके पार्टिकल जिसका सीव साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा, और ये होगी सबसे टॉप वाली, ठीक है। जिसका सीव नंबर छोटा होगा और सीव साइज सबसे बड़ा होगा वो टॉप वाली सीव होगी। तो आपने पाउडर या ग्रेन्यूल जो भी है वो सबसे टॉप वाली सीव के ऊपर आपने डाल देना है और उनको असेंबल कर लेना है, स्टैक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपने मैकेनिकल जो शेकिंग है, मैकेनिकल वाइब्रेशन के थ्रू आपने 20 मिनट्स के लिए इसको ऑन कर देना है। 20 मिनट्स तक ये वाइब्रेशन होती रहेगी और पार्टिकल जो हैं वो सेपरेट होते रहेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। वाइब्रेशन जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सो वाइब्रेशन जो अगर आप करते हैं तो सबसे अच्छा पार्टिकल जो है वो सेपरेट होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आप इसके साइड पे वॉल्स के ऊपर टैप करें, इसको हिट करें, थोड़ा सा बॉटम पे हिट करें या इसको रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, ठीक है। सो वो मेथड्स भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सबसे अच्छा मेथड जो है वो वाइब्रेशन का मेथड है, ठीक है। तो ये नीचे मैकेनिकल वाइब्रेटर जो है वो यहाँ नीचे अटैच हुआ हुआ है। फिर आपने एक सर्टेन टाइम के बाद निकाल लेना है, सीव्स अलहदा कर लेने हैं, फिर चेक कर लेना है कि हर सीव के ऊपर कितना वेट ऑफ द पाउडर वो रह गया है। जितना वेट ऑफ द पाउडर रह गया है उसको एक टेबल के अंदर आपने फिल कर देना है। वो टेबल मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। और फिर आपने उसका एवरेज साइज़ भी निकाल सकते हैं और फिर उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। आप ये ग्राफ भी बना सकते हैं कि इतने साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी क्वांटिटी उनकी थी। यानी आपने अगर 100 ग्राम सैंपल लिया था तो उसमें 20 माइक्रोमीटर वाले जो पार्टिकल साइज़ के जो पार्टिकल थे वो लेट से 30 ग्राम थे। 40 ग्राम जो थे वो थे 60 माइक्रोमीटर वाले। तो आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ इस तरह की ग्रुप्स बना लेंगे और उनका एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो द फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल बिटवीन द पेयर्स ऑफ सीव साइजेस इज़ डिटरमाइंड बाय वेइंग द रेजिड्यू ऑन ईच सीव। आपने ये फाइंड आउट करना है कि हर सीव के ऊपर कितना वेट रह गया है और हर सीव का एक कोई ना कोई साइज़ होगा। तो ये आप जो है इसको कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो ये जो है ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, ठीक है। ये पहले आपको दिखाए थे, इस जगह ये भी आपको देख सकते हैं स्टैंडर्ड साइजेस हैं सीव्स के। कुछ इंचेस में लिखे हुए हैं, माइक्रॉन्स के अंदर लिखे हुए हैं, मिलीमीटर के अंदर। तो ये मुख्तलिफ उसके अंदर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ जो है वो मिलीमीटर में भी यूज़ हो सकती हैं और माइक्रोमीटर के अंदर भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इनको स्टैक कर देना है। सबसे ऊपर जो है वो कोर्सेस्ट सीव है और जो नीचे जो है सबसे वो फाइनेस्ट सीव है।
और सबसे एंड में एक पैन होता है। ये जो पैन होता है इसके अंदर कोई सीव नहीं होती। ये जो सबसे बॉटम पर होता है ये खाली कवर होता है और इस कवर के अंदर कोई मैश नहीं होता और सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे। ठीक है। सबसे ऊपर जो होता है वो आपने जो सीव के ऊपर कोई कवर लगा देते हैं या कोई कपड़ा ढक देते हैं ताकि जब आप मैकेनिकल वाइब्रेशन करें तो पार्टिकल जो है वो यहाँ से उड़ के ज़ाया ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशंस का टेबल है। आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टैक कर देना है। सबसे ऊपर 20 वाला, फिर 40 वाली सीव, फिर 60, फिर 80 और उसके नीचे 100, 120 और भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इसको स्टैक कर देंगे। हर एक का एक डायमीटर होगा, सीव साइज़ होगा। जो सीव साइज़ स्टैंडर्ड है वो इसके आगे आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, 20 मिनट्स के लिए वाइब्रेशन के लिए लगा देना है। वाइब्रेशन के बाद सीव अलग कर देनी है और फिर आपने चेक करना है कि वेट रिटेन्ड इन ईच सीव, हर सीव के अब ऊपर कितना वेट जो है वो रह गया है। जो जितना वेट रह गया है 20 के ऊपर जितना रह जाएगा वो यहाँ लिख देंगे, 40 का जो रह जाएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो ये टेबल यूँ फिल हो जाएगा। फिर आपने करना है परसेंटेज रिटेन्ड वेट। अब परसेंटेज वेट रिटेन कैसे करेंगे, वो आप करेंगे इस सब को टोटल कर लेंगे, इस सब को यहाँ से। ठीक है। आपने ये सारी वैल्यूज़ जो थी आपने परसेंटेज वेट रिटेन जो है वो आपने ऐसे निकालना है। ये वेट आपने सारा ऐड कर दिया, इन सब को टोटल कर लिया। परसेंटेज वेट रिटेन निकालने का मेथड ये है, दिस वैल्यू सिंगल वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इसकी इन सब की टोटल वैल्यू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आपके पास ये परसेंटेज रिटेन वेट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इन तमाम परसेंटेज को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास 100% आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज रिटेन वेट आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, परसेंटेज रिटेन वेट को मल्टीप्लाई कर देना है मीन ओपनिंग मिलीमीटर के अंदर जो यहाँ आई हुई है उसके साथ। ठीक है। जब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वैल्यूज़ आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इतने साइज़ के जो पार्टिकल थे, फॉर एग्जांपल 0.63 मिलीमीटर के जो पार्टिकल के साइजेस कितने परसेंट हैं, वो परसेंटेज यहाँ आ जाएगी आपके। 0.35 के आ जाएगी आपके, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से परसेंटेज वेट रिटेन मल्टीप्लाई बाय मीन ओपनिंग की वैल्यू सारी यहाँ आ जाएंगी। आपने इन सब को प्लस कर लेना है, इसका सम ले लेना है। फिर आपने क्या करना है, इस सम को डिवाइड कर देना है जितना पाउडर आपने शुरू में टॉप पे ऐड किया था। अगेन रिपीट करता हूँ, वेट रिटेन आ गया, उसका परसेंटेज रिटेन निकाल दिया, परसेंटेज रिटेन को मल्टीप्लाई कर दिया मीन ओपनिंग के साथ, आपके पास एक साइज़ आ गया। इस आपके पास ये परसेंटेज आ गई कि इस साइज़ के कितने परसेंट पार्टिकल्स हैं। इन सारी परसेंटेजेस को प्लस कर दिया, ये सम आ गया और इस सम को फिर आपने डिवाइड कर दिया टोटल वेट ऑफ द पाउडर जो आपने स्टार्ट में ऐड किया था। स्टार्ट में अगर आपने 100 ग्राम ऐड किया था तो आप 100 ग्राम से इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज पार्टिकल साइज़ जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है, इस तरीके से आप ये परफॉर्म करेंगे। लैब में भी आप में से हो सकता है अक्सर उन्होंने कर भी लिया हो, अगर नहीं किया तो ये आप परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं एवरेज पार्टिकल साइज़ को। अब आ जाती है फाइनल क्लासिफिकेशन की बारी के पाउडर किस तरीके से क्लासीफाई की जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया मुख्तलिफ तरीके से आपके पार्टिकल्स को क्लासीफाई करती है। कुछ पार्टिकल्स वो कहते हैं वेरी कोर्स पार्टिकल्स। वेरी कोर्स पार्टिकल्स क्या हैं? These particles pass through sieve number 8 and not more than 20% can pass through sieve number 60 sieve। तमाम पार्टिकल्स sieve नंबर 8 से पास कर जाएंगे और 20% से ज़्यादा 60 sieve से पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 8 से सारे कर गए और सिर्फ 20% sieve नंबर 60 से पास कर जाएंगे, बाकी 80% जो है वो ऊपर ही रह जाएंगे इसके। ठीक है। अच्छा, कोर्स पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोर्स पार्टिकल्स वो होते हैं ऑल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू सीव नंबर 20 और 40% से ज़्यादा सीव नंबर 60 से पास नहीं कर सकते। मॉडरेटरी कोर्स हैं ऑल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द सीव नंबर 40 और
40% से ज़्यादा ही सीव नंबर 80 से, अब यहाँ क्या आ गया 80 आ गया, 40% से ज़्यादा सीव नंबर 80 से पास नहीं कर सकते। फाइन पार्टिकल्स, all particles pass through sieve number 60 and not more than 40% can pass through 100, अब यहाँ ये 100 में चेंज हो गया। और वेरी फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, these are all the particles that can pass through sieve number 80, और लेकिन इसकी जो अपर लिमिट है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, लोअर लिमिट जो है वो डिफाइंड है। सो फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंड व्हाट आर सम लिमिटेशंस ऑफ सीविंग मेथड्स। सो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है सीविंग मेथड का, एक तो मैंने आपको बताया कि इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड, आपको कोई हाई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिंपल आपके पास सीव्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स, ये बहुत सस्ती टेक्निक है। इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ईजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप लैब में भी परफॉर्म करेंगे, और इसके अंदर सिर्फ एक दो आपकी कोई प्रिकॉशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसको कितनी देर तक के लिए मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है वो देनी है, उसके बाद आपने स्टैकिंग किस तरीके से करनी है, और जब आपने स्टैक करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले ऑलरेडी जो सीव्स हैं उनके ऊपर कोई डस्ट ना लगा हो, वो क्लॉग ना हुई भी हो। तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। सो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं यस इसको परफॉर्म करने के लिए। एक तो ये है कि खाली जो स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं वो इसमें से इजीली पास कर सकते हैं। अगर आपके पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल मैश लाइक स्ट्रक्चर में हैं या नीडल शेप में हैं, इर्रेगुलर पार्टिकल्स हैं, तो अक्सर औकात उनको पास करने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। जो ओपनिंग होती है अपर्चर के अंदर से पास करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो यस ये कुछ आपकी जो डिटर्मिनेशन है उसको उसमें इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हम एवरेज पार्टिकल साइज जो है वो इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है ह्यूमिडिटी। यस कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी तो फिर पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। सो ह्यूमिडिटी यस कुछ हमारे पास होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, पाउडर्स होते हैं जिनको आप इस तरीके से नहीं कर सकते, और वो ह्यूमिडिटी जो है ना वो उनकी डिटर्मिनेशन को जो है वो इफेक्ट करती है। एग्रीगेट्स कई कबार बन जाते हैं जब आप मैकेनिकल वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है वो बन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर जब फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो एग्रीगेट्स ज़्यादा बनाते हैं जल्दी, और जब ये एग्रीगेट्स बना लेते हैं तो फिर पार्टिकल्स बड़े बड़े क्लम्प्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इजीली सीव से पास नहीं कर पाते, ठीक है। सो एक तो ये मसला है, एग्रीगेट्स का मसला है। फिर फाइनली फाइन्स का एक मसला है, दैट इज़ प्रोलॉन्ग सीविंग कैन लीड टू फाइन्स फॉर्मेशन। अब आप सीविंग करते हुए, सीविंग असल में तो मेथड है फॉर पार्टिकल साइज सेपरेशन, ये असल तो पार्टिकल साइज सेपरेशन मेथड है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप मैकेनिकल वाइब्रेशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन की वजह से कुछ फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रही है। फ्रिक्शन की जो फोर्सेस होती हैं उनको हम एट्रिशन फोर्सेस भी कहते हैं। तो इस एट्रिशन फोर्सेस की वजह से बड़े पार्टिकल साइज जो हैं वो फाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते करते कुछ पार्टिकल साइज रिडक्शन भी हो रही है। प्राइमरी इसका जो यूज़ है सीविंग का वो पार्टिकल साइज रिडक्शन नहीं है, पार्टिकल साइज सेपरेशन है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कुछ फोर्सेस की वजह से आपको ये पार्टिकल का साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और ये आपके सामने कुछ ये नज़र आ रही हैं फोर्सेस, कटिंग फोर्सेस होती हैं, कुछ क्रशिंग हम फोर्सेस करते हैं, जैसे आपको पता है पेस्टल एंड मोटर, पेस्टल मोटर के अंदर आप पार्टिकल्स को ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं। सो कटिंग के अंदर हम कुछ लीव्स या फिर क्रूड आपकी ड्रग्स होती हैं, प्लांट पार्ट्स होते हैं, उनको ब्लेड्स के ज़रिए आप उसको कट करते हैं, और बड़े बड़े पोर्शंस में जब आपके पास कोई बहुत बड़े साइज़ के कोई प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको आप क्रश करके कोर्स फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आपको कोर्स फ्रेगमेंट्स को भी आगे मज़ीद डिवाइड करना होता है, कुछ सेगमेंट्स बनाने होते हैं, कोर्स फ्रेगमेंट्स बनाने होते हैं, उसके लिए आप क्रशिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, और पेस्टल मोटर के अंदर क्रशिंग फोर्स अप्लाई होती है। फाइनली आप जब ये दो चीज़ों को अगर आपस में रब करें, जैसे आप अपने हाथों को आपस में मिला के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं, रबिंग मोशन जो है प्रोवाइड करते हैं,
तो इस मोशन को कहते हैं एटरीशन फोर्स, यानी कि एक हाथ आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो ये एटरीशन फोर्स होती है जो कि हमारी ड्यूरिंग द सीविंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, और इसकी वजह से फाइन पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो ये कुछ आपके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये है कि इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, सिंपल मेथड, इजीली आप कर सकते हैं, और इजीली कैलकुलेशन आप इस तरीके से करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज पार्टिकल साइज निकाल सकते हैं। ये वेट रिटेन और परसेंटेज रिटेन जो यहाँ वैल्यू आएगी, इसको आप ग्राफ में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम ग्राफ बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो आप इस तरीके की प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट इज़ द total lecture upon particle size determination using optical microscopy and sieving methods। ये दो हमने मेथड ज़्यादा डिटेल से पढ़े हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कौन कौन सी रेंजेस हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और इसके अंदर हमने डिफरेंट डायमीटर्स की टाइप्स भी पढ़ी। मार्टिन डायमीटर क्या होता है, उसके बाद जो है वो फेरेट डायमीटर क्या होता है जो टेंजेंट के दरमियान है, और फिर प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर क्या है जो एक इमेज आपकी क्रिएट हो रही है, और उस इमेज के सर्कल की जो डायमीटर है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर हमने इसकी कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी पढ़े मेथड के, माइक्रोस्कोपी के। सीविंग मेथड क्या होता है, सीविंग मेथड को समझने के लिए हमें सीव नंबर, सीव साइज़, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। फिर इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं, लोअर एंड अपर लिमिट्स, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पार्टिकल साइज़ की क्लासिफिकेशन के भी बारे में पढ़ा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के अंदर। अच्छा, ये जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद होनी चाहिए। कोर्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी कोर्स कौन से हैं, कितने पार्टिकल्स कौन सी सीव से पास कर जाएं, और कितने परसेंट जो है वो 60 सीव से या 80 या 100 सीव से ज़्यादा पास नहीं कर सकते। सो अगर आपको कहूँ मैं ग्रेन्यूल्स की वैसे पार्टिकल्स की क्या क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू यूएसबी, तो आप मुझे बता सकते हैं वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन एंड वेरी फाइन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये याद करने वाली नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है आपके। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम माइक्रोमीटर के अंदर, इंचेस के अंदर, मिलीमीटर के अंदर हम साइजेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये फाइनली प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोसीजर क्या है, कौन सी फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, इसके बारे में डिस्कस किया। और ये आपका प्रैक्टिकल हम परफॉर्म भी करेंगे, और जिन्होंने कर लिया है उनको ये ज़्यादा समझ आ भी गई होगी। सो ये किस तरीके से आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो कि सीविंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको इसमें क्लियर हो गया होगा सब। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में मुझसे आप पूछ लें, मैं दोबारा उसको या तो कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर ज़्यादा मसला होगा तो दोबारा से एक शॉर्ट सी वीडियो बना के ये अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह सेडिमेंटेशन मेथड के और उसके अंदर हमने कुछ एंडेस एंड पेपर मेथड, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।